47 क्या बोल रहे हैं? ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu सिंबल, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3। अब ये सही है गलत है बाद में देखेंगे। कॉपर नाइट्रेट जो कि ब्लू कलर का पाउडर है, आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या बोला है कि CuNO3 को मतलब कॉपर नाइट्रेट को जब तुम हीट करते हो तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ तो? CuO। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, साथ में बनता है ऑक्सीजन गैस, और उसके साथ एक ब्राउन कलर का उसने बोला है गैस बनता है जो कि X है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर NO3 आ रखा है ना? ब्राउन कलर का गैस कौन सा होता है? कौन सा? NO2। तो ये जो होगा वो NO2 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन है ना? पहले देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है कि नहीं। कॉपर पे चार्ज कितना? कॉपर में +1 +2 दोनों होता है, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है? इसने लिखा है कॉपर 2 नाइट्रेट लिखा है अपनी कॉपी में, देखा है? सॉरी शीट में देखा है तुमने? कॉपर 2 नाइट्रेट। मैंने तुमको ये बता नहीं रखा जिसके पीछे 2 मतलब ये क्या होता है? उसका चार्ज, समझे कि नहीं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि उसका चार्ज। कौन सा कॉपर ले रहा है? जिसके ऊपर +2 का साइन आता है। कॉपर के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, NO3 के ऊपर -2 का चार्ज, प्लस माइनस से पास आएंगे और ये जो 2 है इसके पूरे के बेस में आ जाएगा, यानी कि NO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। चलो ठीक है, उसने क्या बोला है कि X बना है जो कि ब्राउन कलर का है और वो भी गैस है। तो हमने पढ़ा है ब्राउन कलर की गैस होती है जो कि क्या नाम हुआ इसका? NO2 गैस है। तो इसके पास नाइट्रोजन था तो ऑब्वियस है कि ये NO2 गैस बन सकता है ना? तो इसको ये बना के रख दिया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो इस पूरे रिएक्शन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक कॉपर, टोटल 3 ऑक्सीजन और 2, 5 ऑक्सीजन हो गए ना? और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल 6 ऑक्सीजन है। लेकिन नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और इस साइड नाइट्रोजन कितना है? 1। तो इसके आगे 2 लगा दूं अगर इसके आगे 2 लगा देती हूँ मैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 4, 4 5 6 6 7। गड़बड़ी कर रहा है अभी भी कुछ ना कुछ, है ना? कैसे करें फिर इसको? अगर इसके आगे 2 लगा दिया जाए, अरे ऐसे तो हम चेक करते रहेंगे बार बार। इसके आगे अगर 2 लगा दिया जाए तो अब मेरे पास टोटल नाइट्रोजन हो गए 4। ये लो भैया 4 कर दिया। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। 12 मेरे पास क्या हो गए? ऑक्सीजन। तो 4 2 जा 8, 9 10 11, इसके आगे 1 लगा दिया तो हो गया 12। कॉपर कितने हैं टोटल? 2, और यहाँ पे भी कॉपर कितने हो गए? 2। समझ में आया कैसे बैलेंस किया? एक एक करके नंबर बढ़ाते जाना, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूरी लिख देनी है। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इन्वॉल्व। ये ब्राउन गैस कौन सी है? NO2 गैस हो गई। ठीक है, अब एक चीज बताओ, तुम जब ये चीज बता पाओगे, जब तुम ये चीज बना पाओगे तभी तो बता पाओगे कि ये गैस कौन सी है कि नहीं है? उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन से टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे? क्या कंबाइन हुआ यहाँ? कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनता है ना? तो कॉम्बिनेशन कहाँ से आएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिकम्पोजिशन। अब देखो, डिकम्पोजिशन के तुमने पार्ट्स पढ़े हुए हैं, पढ़े ना पार्ट्स? इसमें क्या यूज कर रखा है? हीट। तो कौन सी डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक्सोएंडोथर्मिक नहीं, कौन सी डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान रखेंगे, अब की बार मैंने शायद ये पहले बताया है कि नहीं बताया है, क्योंकि मुझे अचानक से इस पर ध्यान आया। अगर कहीं पर भी पूछेगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, अगर यहाँ सनलाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो तुम डिकम्पोजिशन रिएक्शन मत लिखना उस पर। तुम उसके आगे लिखना थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर लिखना इलेक्ट्रोलिटिकल, और पीछे इलेक्ट्रोलिसिस लिख दिया, पीछे लिख दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेन हेडिंग लिख दी फोटोलिसिस और उसके ब्रैकेट में लिख दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन भी तो बहुत सारे हैं, समझे कि नहीं? डिकम्पोजिशन भी तो 3 टाइप्स के हो गए ना? तो तुम कौन से डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैंने पहले नहीं बताया तो अब इसको ध्यान में याद रख, मतलब दिमाग में नोट करके रखना, और हर रिएक्शन में ऐसे ही करना कि जैसे इसका आंसर डिकम्पोजिशन तो होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन लिखेंगे इसका आंसर। अब देखो, इसका जो पहला पार्ट होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन ही होता है। डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट, इसका नाम ही क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। मान लो यहाँ पे सनलाइट लिखा होता तो मैं लिखती इसका नाम क्या? फोटोलिसिस, और ब्रैकेट में क्या लिखती? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लिखा होता तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस लिखती और ब्रैकेट में लिखती डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ पा रहे हो मेरी बात क्या है?
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर रिएक्शन इन्वॉल्व आएगा तो सीधे डिकम्पोजिशन मत लिखो, क्योंकि डिकम्पोजिशन सही है लेकिन ज्यादा सही क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन ना, क्योंकि साथ साथ दिख रहा है हीट वहां पे इन्वॉल्व है। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, अ सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स, कोई एक्स है जो कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का है और मेटल है, मेटल है बोल रहे हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन की फॉर्म में कौन सा मेटल, मैग्नीशियम। तो एक हमको दिमाग में लग गया कि शायद ये मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, जब तुम इसको जलाते हो तो डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। अब डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम कौन निकालता है, मैग्नीशियम, वही है ना। तो समझ में आ गया भैया, ये एक्स क्या है हमारे पास, ये तो मैग्नीशियम की रिबन है भाई, ठीक हो गया। उसके बाद बोला है कि इसको जब तुम जलाते हो डेज़लिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है और एक पाउडर बनाता है वाई। तो यानी कि जब हमने इसको हीट किया इन सेंस कि मैंने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया ना, यही तो होता है हीट करना, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। और क्या बना इसमें, क्या बना, व्हाइट कलर का पाउडर बना। तुम्हें नहीं पता कि व्हाइट पाउडर कौन सा है, MgO। तो व्हाइट पाउडर जो बना है उसका नाम क्या हो जाएगा, MgO। ओके, आगे क्या है, अच्छा इसका नाम Y है, इसका नाम Y है बोला उसने। आगे क्या है, व्हेन वाटर इज एडेड टू पाउडर Y, इसमें जब तुम पानी ऐड कर देते हो तो MgO में जब पानी ऐड कर दिया जाता है तो क्या बनता है, क्या MgOH होल ट्वाइस बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, जब तुम इसमें पानी ऐड कर देते हो तो एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है Z, यानी कि ये क्या है, ये Z है, जो कि एंटासिड है। एंटासिड पता है तुम्हें क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है, एंट एसिड लिखा हुआ है ना, एंटासिड। एंट मतलब क्या हो जाएगा, एंटी, एसिड मतलब तो एसिड ही हो गया, ठीक है। एंटी का मतलब क्या हो गया, एंटी का मतलब हो जाता है अगेंस्ट। एसिडिटी, किसी के पेट में अगर एसिडिटी हो जाए तो इसको पी लेना चाहिए, इससे क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या लिखा था मैंने अभी यहाँ पे, एंटासिड ना। तो एंटासिड क्या होता है, एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला। एंटी मतलब क्या लिखा है अभी, अगेंस्ट में। तो एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला, यानी कि कुछ नहीं, बेस है, बस बोल रहा है कि बेस है। और ये ऐसा बेस है जो एसिड के अगेंस्ट में काम कर सकता है, मतलब एसिडिक नेचर को कम कर सकता है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। अच्छा, आओ क्वेश्चन दोबारा से बढ़ा रही हूं मैं, क्या है, एक व्हाइट मेटल है जो कि X है, उसको जब तुम जलाते हो, और रिबन बोला उसने कि रिबन है, और जब तुम उसको जलाते हो, हीट करते हो तो डेज़लिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, उसने बोला। तो मुझे समझ में आ गया था ये जो मेटल है वो तो मैग्नीशियम हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोलता है कि ये जो मैग्नीशियम है, जो उसने एक पाउडर बनाया था, डेज़लिंग फ्लेम से जब ये जल रहा था तो एक पाउडर बन रहा था, उस पाउडर का नाम क्या है, वाई। अब उसका नाम हमें लिखना है, केमिकल नेम वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। फिर बोलता है इस वाई को अगर तुम पानी में मिलाते हो तो एक सब्सटेंस बनता है Z, और वो मुझे पता चल गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। पहले तो इतनी सारी चीज समझ में आ गई। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, व्हाट इज मेटल X, X क्या है, मैग्नीशियम। दूसरा बोलता है नेम द व्हाइट पाउडर Y, दूसरा उसका नाम लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, MgO, नाम लिखना है, क्या होगा नाम उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द सब्सटेंस Z, Z क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस, अब केमिकल रिएक्शन लिखनी है, यानी कि इन सबको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं रब कर रही हूँ और इसको हम बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास X है जो कि क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम। X की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई, यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ बन गया था Y। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बैलेंस कर लेना, यहाँ पे कितना है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो इसके आगे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब क्या बोलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी कि अगले पार्ट में क्या है, यहाँ लिख देती हूँ कि Y की रिएक्शन तुमने किसके साथ करवाई, वाटर के साथ। तो Y मेरा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, वाटर के साथ। तो उसने बोला मुझे क्या मिल रहा है, Z। तो Z कैसे मिलेगा, तो मैंने बोला भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। अब ये मत बोलना, ये मत कहना कि यहाँ पे तो 2 थे, तुमने एक ही क्यों लिया, ये तो हमने इसको बैलेंस करके आगे 2 लगाया ना, मैंने तो यहाँ से सिर्फ Y उठाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझे। अगर वहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी 2 है, तो क्यों लगाना हो रहा है 2, फिर उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। फिर समझ में आया कि नहीं आया, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी खत्म। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 49। किसी का कोई क्वेश्चन गलत होगा तो देख लेना। एक सिल्वर का आर्टिकल है जो कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हें नहीं पता कि ऐसा होता है। सिल्वर का कुछ चीज है, कोई सामान है, और उसके बाहर कौन सी लेयर लग जा रही है,
ब्लैक कलर की कोटिंग लग रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अगर उसको इन्वायरमेंट में ओपन रख दिया जाए तो वो कुछ दिनों में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको जब हम टूथपेस्ट के साथ रब करते हैं तो वापस से उसकी शाइनिंग आ जाती है, ऐसा बोला। तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी, हमने तो पढ़ा नहीं था, ऐसा है कि नहीं। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर किसकी वजह से लगता है, बताना जरा। टार्निशिंग की वजह से, यानी कि एक तरीके से कोरोजन हो गया। तो कोरोजन को मैं ठीक कर सकती हूँ कैसे, अगर उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दिया जाए। हमने तो पढ़ा नहीं था, लेकिन पता चल गया क्वेश्चन के थ्रू कि अगर टूथपेस्ट से उसको साफ किया जाए सिल्वर की चीज़ों को तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, वही सेम सरफेस मिल जाएगा, यानी कि सिल्वर का शाइन करता हुआ सरफेस। आगे क्या है इसमें, पहला पार्ट बोलता है व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर फ्यू डेज, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व। क्यों सिल्वर का जो आर्टिकल है, सिल्वर का जो सामान है वो ब्लैक कलर में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? तो आंसर क्या लिखेंगे, क्यों कन्वर्ट हो रहा है भाई? क्यों? क्योंकि ब्लैक, सीधे सीधे आंसर लिखेंगे कि सिल्वर का आर्टिकल जब उसको हम एक्सपोज कर देते हैं एयर के साथ या फिर उसको खुला छोड़ देते हैं एयर के साथ, तो वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है और एक ब्लैक कलर का सरफेस बना लेती है अपने चारों तरफ, ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेती है चारों तरफ, जिसको हम टार्निशिंग कहते हैं। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कोरोजन। समझे कि नहीं? ये समझा देना है क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। आगे क्या बोला है, नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, इसका नाम बताओ। तो ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है इसका नाम क्या है? टार्निशिंग। अच्छा, टार्निशिंग तो प्रोसेस का नाम हो गया। सिल्वर सल्फाइड, वेरी गुड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है Ag2S, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। उसने मुझसे क्या पूछा है, क्या बताओ, कहा है केमिकल नेम, तो यही तो आएगा सिल्वर सल्फाइड। फॉर्मूला पूछ देता तो Ag2S लिख देंगे हम। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, लिखा है, तो यानी कि फॉर्मूला तो ये हो गया भाई, ये है केमिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया इसका केमिकल नेम। आया समझ में कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्या होता है जब तुम खाने के मटेरियल को जिसमें फैट और ऑयल होते हैं उसको खुला छोड़ दो, भैया रख दो, ऐसे खुला भी मत छोड़ो, ऐसे ही रख दो लंबे समय के लिए। क्या होता है, खाने की चीजों को स्पेशली ऑयल और फैट, उसको तुम ऐसे छोड़ दो लंबे समय के लिए, क्या होगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए वर्ड क्या लगाते हैं हम, रेंसिडिटी। तो हम बोलेंगे ऑयल और फैट का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रेंसिडिटी होना स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है। आगे बोला है लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस एंड सजेस्ट 3 वेज बाय व्हिच द फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। 2 ऑब्जर्वेबल चेंज, तुम जो ऑब्जर्व करते हो चेंजेस इसके अंदर, वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो तुम देख सकते हो, चेंज इन टेस्ट एंड चेंज इन स्मेल। आगे क्या बोला है, 3 तरीके बताओ जिससे तुम इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को रोक सकते हो। तो 3 तरीके, हमने तो 4-5 तरीके पढ़े थे शायद। 3 तरीके क्या है, एक तो तुमने उसको फ्रीजर में रख दिया, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, चिप्स में नाइट्रोजन गैस, सिंपल हम ये लिखेंगे कि ऑक्सीजन की जगह हमने नाइट्रोजन गैस फिल कर दी, और हमने क्या मिला दिया, एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया उसके अंदर। याद है कि नहीं, BHA या BHT, कोई भी 3 मार्क्स कितने थे वो लिख देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 51। क्वेश्चन 51 क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम के लिए लगाते हैं K, क्लोराइड के लिए लगाते हैं Cl। बाद में देखेंगे कि इस KCl हमने सही बनाया गलत बनाया। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसको किसके साथ मिक्स कर रखा है, सिल्वर के लिए लगता है Ag, नाइट्रेट के लिए क्या लगता है NO3। तो इन दोनों को जब तुमने मिक्स करा तो एक इनसोल्यूबल व्हाइट सब्सटेंस बना। तो पहले देख लेते हैं भाई, जब तुम इनको मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में तो क्या मैं बना सकती हूँ, एक बन जाएगा AgCl, Ag और Cl, और एक बन जाएगा KNO3। यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जो कि इनसोल्यूबल है, यानी कि घुल नहीं रहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये वाला नहीं घुलेगा या ये वाला नहीं घुलेगा, KNO3 नहीं घुलेगा। कितने को लग रहा है कि KNO3 AgCl नहीं घुलेगा, 2 जनों को बस, और वो क्या लग रहा है कि KNO3 नहीं घुलेगा। हमने मैं तुम्हें 2 तरीके से समझाती हूँ। क्या AgCl व्हाइट कलर का बनता है, व्हाइट कलर का क्या होता है, सॉलिड लिक्विड क्या होता है, लिक्विड नहीं सॉलिड होता है, हाँ PPT, हाँ व्हाइट कलर का क्या होता है PPT। हमने ये जो AgCl है तो यहीं से तो बनाया था। अगर मैंने रिएक्शन दिखाई तो तुमको कुछ याद हो, नहीं याद होगा ये चीज़। तो अगर ये याद नहीं है कि इसका कलर व्हाइट कलर का होता है तो KNO3 को देख लो,
क्या हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है? PbI2 की रिएक्शन, सॉरी PbNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन हम Ki के साथ करवाते हैं। क्या बनता है? PbI2 बनता है, PbI2 बनता है, साथ में KNO3 बनता है। बैलेंस मैंने कुछ नहीं करा। तुमने ये नहीं देखा इसका कलर कैसा आता है? येलो कलर, और ये नीचे बैठ नहीं जाता येलो कलर का PPT, और उसमें एक लिक्विड बचता है कि नहीं बचता? वो लिक्विड क्या हो गया फिर? KNO3 तो बच गया। मेरी बात समझे या नहीं? तो यहाँ पर KNO3 लिक्विड है, तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस क्या बन रहा है? AgCl, और AgCl का कलर व्हाइट नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? जब मैंने तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाया था ना, ये AgCl वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि AgCl को हम उसी समय बना रहे हैं, या तो लैब में प्रेजेंट हो, लेकिन जब उस जो मैंने एक्टिविटी दिखाई थी उसमें क्या था? AgCl को हाथों हाथ बना रहे थे, और दो उन्होंने क्या कहते हैं वो लिए थे, पाउडर लिए थे, 2 पाउडर लिए थे, और दोनों पाउडर को अलग अलग बीकर में फिर पानी के अंदर मिलाया था, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को जब मिलाया तो एक व्हाइट कलर की चीज बन रही थी। फिर इसको उन्होंने क्या करा, एक चाइना डिश में निकाला और टिश्यू पेपर से सारा जो लिक्विड था उसको अब्सॉर्ब कर लिया, तो फिर एक व्हाइट कलर का बचा। थोड़ी देर के बाद ये ग्रे होना स्टार्ट हो गया था। याद है ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत एक्टिविटी नहीं याद हो, बट ये तो पता होगा कि भैया AgCl तुम्हारा क्या होगा? व्हाइट कलर का होता है। KNO3 का कलर नहीं होता, कलरलेस है। नहीं समझ में आया तो इससे तो समझ में आ गया होगा कि KNO3 हमारा कलरलेस होता है, उसका कलर नहीं होता, ठीक है। तो कलर किसका? व्हाइट कलर का सब्सटेंस क्या है? ये AgCl है, ठीक है। उससे क्या बोला है? उससे क्वेश्चन में कौन सा बोल रहा है कि एक इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस बनता है। ये है इनसॉल्युबल व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं हो रहा। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन लिखनी है, मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये भी लिखनी है। अगर उसने बोला है कि केमिकल रिएक्शन लिखो तो इसका मतलब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या इसका फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो पोटेशियम पे चार्ज कितना आता है? +1। Cl पे चार्ज कितना आता है? -1। ठीक हो गया ये तो। Ag पे चार्ज होता है +1, NO3 पे चार्ज -1, तो ये भी ठीक हो गया। तो अगर ये ठीक है तो ये भी शायद ठीक हो गया, मतलब देख लेते हैं। Ag के ऊपर चार्ज कितना? Cl के ऊपर चार्ज कितना? -1, ठीक है। तो ये भी क्या है? ठीक है, इसको भी चेंज नहीं करना। और K के ऊपर चार्ज कितना? +1, NO3 पे चार्ज -1, तो ये भी ठीक है, इसको भी चेंज नहीं करना। तो ये तो ठीक है। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। कहीं पे तो कुछ लगाया नहीं है, सब कुछ एक ही है। एक के इधर भी एक के, इधर एक Cl, इधर साइड भी एक Cl है, एक Ag, यहाँ भी एक Ag, और एक NO3 था, यहाँ पर भी एक NO3। तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है और बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन बैलेंस तो हो गई, साथ में क्या बोला है? कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन होगी? बताओ भैया, कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। हाँ वेरी गुड। एक और बच्चे ने क्या बोला कि यहाँ पर ये तो व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल बोला है ना क्वेश्चन में बोला है ना कि व्हाइट कलर का एक इनसॉल्युबल बन रहा है, यानी कि ये क्या है? PPT बन रहा है। तो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट है तो उसमें भी कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? प्रेसिपिटेशन वाला। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? कि ये है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूरा लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे DDR। ये लेड नाइट्रेट वाला भी यही होगा प्रेसिपिटेशन? हाँ, लेड नाइट्रेट वाला भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम रहेगा? अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैं तुमको अभी बताया नहीं थोड़ी देर पहले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स की है ना, 3 टाइप्स की तो है। तो सिर्फ डिकम्पोजिशन लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो 2 आ रही है, एक प्रेसिपिटेशन होता है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तो होता है। एसिड और बेस कभी भी रिएक्ट करते तो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं ना, तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखना है कि प्रेसिपिटेशन है और ब्रैकेट में लिखेंगे DDR, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमको पता क्या चलेगा कि प्रेसिपिटेशन है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल यहाँ पे बन रहा है चीज। तो इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट हो गया है, ठीक हो गया? कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम Na हो गया, सल्फेट क्या होता है? SO4। तो सोडियम सल्फेट को तुम ऐड कर रहे हो किसमें भैया? बोला है कि बेरियम क्लोराइड में, इसमें ऐड कर रहे हो। तो क्या होता है पूछा है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट इट्स केमिकल इक्वेशन एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस। तो तुमसे क्या होता है पूछा, इसका मतलब तुम्हें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। उस लैंग्वेज के लिए पहले तुमको बनाना पड़ेगा इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले देख लो क्या ये दोनों सही है गलत है, पहले ये चेक कर लो। तो Na के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? -2। तो ये बनेगा Na2SO3। Ba पे चार्ज
प्लस का 2, Cl पे चार्ज माइनस का 1, तो ये बनेगा BaCl2। अब क्या करेंगे, कौन सी रिएक्शन दिख रही है मुझे, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या करेंगे, एक Na और एक Cl, तुम्हें पहले मैंने बता रखा है नीचे नहीं आएगा, है कि नहीं, नीचे अगर Na2Cl2 है तो वो नहीं आएगा, वो तो हम बैलेंस करके निकालते हैं बाद में। साथ में क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा ना, तो देख लो क्या सही है कि गलत है। Na के ऊपर प्लस का 1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 का चार्ज, Ba के ऊपर प्लस का 2 चार्ज, SO4 के ऊपर -2 का चार्ज, तो जो बना के वो सही है, कुछ भी में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब पहले करेंगे इसको बैलेंस, माना कि उसने अगले पार्ट में लिखा है, लेकिन हम बताएंगे कैसे कि बना क्या है कि नहीं, तो उसके लिए तो मेरे को पहले केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। क्योंकि उसने मुझसे पहले क्या पूछा है कि जब तुम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो किसी एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या होता है, तो मैं बताऊंगी कैसे कि होता क्या है, जब तक मेरे पास इक्वेशन बैलेंस करके ना हो या इक्वेशन मेरे पास ना हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे, उसके बाद मतलब सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन रखेंगे, चाहे तुम बैलेंस लिखो चाहे ना लिखो, भाई पहले हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद उसका लैंग्वेज लिखेंगे। अगले पार्ट में खुद बोल रहा है कि इसकी केमिकल रिएक्शन बताओ, तो मतलब बैलेंस करके लिखना है दोबारा से, समझे। अच्छा हाँ जी, तो क्या क्या बना, ये चीज बना, तो इसको बैलेंस कर लो पहले, 2 Na और 2 Cl, तो इसके आगे 2 लग जाएगा, एक Ba और एक SO4, तो वैसे का वैसे पढ़ा गया, ठीक हो गया। क्या ये रिएक्शन हमने कॉपी में पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ा है ऐसा रिएक्शन, किसके अंदर पढ़ा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में, किस में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन वाला। ठीक है, तो इसमें से बताओ NaCl पीपीटी बनेगा कि BaSO4 का पीपीटी बनेगा, BaSO4 पता है ना। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्वस, जो बाकी बच गए वो एक्वस हो जाएंगे भैया, और एक होगा जो क्या बनेगा, पीपीटी बनाएगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि हमने एक्टिविटी करी हुई है तो हमें बताया। ठीक है हाँ जी, तो भैया ये तो था इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पूछा क्या है, उसने बोला कि जब Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हो तो क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, हाँ है ना, यही तो लिखेंगे, अलॉन्ग विद एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना किसी चीज का, या तो लिख दो एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि है बेरियम सल्फेट, और साथ में एक्वस सॉल्यूशन बनता है NaCl का। आया समझ में क्या करना है, क्या लिखना है, तो लिखेंगे क्या कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है टेस्ट ट्यूब में, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा उसके अंदर कि एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल चीज बनता है, इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट, तो अगर इनसॉल्युबल नहीं लिखते हो तो प्रेसिपिटेट लिख देना कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। कैसे पता चला, हमने रिएक्शन पहले लिख ली थी तो हमें पता चला कि भाई ऐसा होता है, और साथ में क्या बना, एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है जिसका नाम क्या है NaCl। आया समझ में, ये तो एक्वस है, वो क्या होगा, वो तो सॉलिड वाला पार्ट हो जाएगा जिसको हम इनसॉल्युबल बोल रहे हैं, समझे या नहीं समझे भाई। चलो फिर अगला क्या बोला था इसमें, केमिकल रिएक्शन लिखो इसकी, तो हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद बोला है कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये, प्रेसिपिटेशन लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या डालेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेन नाम क्या है इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है हाँ भैया, 53 का पहला पार्ट क्या बोलता है, Why do fireflies glow at night? Fireflies क्या होते हैं, जुगनू रात को ग्लो क्यों करते हैं, हमारे टॉपिक से तो लेना देना है नहीं, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा दी इस चैप्टर के अंदर, तो पढ़ लेते हैं, दोबारा सुन लेना अच्छे से। क्या है, हमारे जो जुगनू होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फायरफ्लाइज, इन फायरफ्लाइज का जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन क्या होता है, अभी एब्डोमेन को मैं पेट बोल रही हूँ लेकिन पेट नहीं होता, ठीक है, पेट को स्टमक कहते हैं हम इंग्लिश में, पेट और एब्डोमेन में अंतर होता है, ठीक है, बट अभी मैं इसको एब्डोमेन कहते हैं, उसको पेट ही बोल देती हूँ। हमारे पास चेस्ट कैविटी होती है ना, चेस्ट होता है ना, जहाँ तक हमारे लंग्स आते हैं, तो चेस्ट तक का जहाँ पे लंग्स है उसको हम बोलते हैं थोरैक्सिक कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह जहाँ पे हमने किसको भर दिया है, लंग्स को भर दिया। अब चेस्ट के नीचे जो जगह बच गई, जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक का थोड़ा पार्ट, लीवर का थोड़ा पार्ट, ये सब कुछ आ रहा है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, उस खाली जगह के अंदर तुमने भर दिया चीजों को, समझ रहे हो कि नहीं। फायरफ्लाइज मतलब कीड़ा, एक तरीके का जुगनू कीड़ा है, कि इसका जो चेस्ट वाला एरिया है उसको उसने थोरैक्सिक कैविटी कह दिया, यानी कि चेस्ट कैविटी, और बाकी उसके नीचे जो भी एरिया बच गया उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है कि नहीं। तो एब्डोमेन, पेट के रिगार्डिंग हम बात
मैंने क्या बोला कि अभी इसको मान लेते हैं कि एब्डोमेन क्या होता है, पेट होता है, बट पेट नहीं होता है एब्डोमेन, ठीक है। अभी मान लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं हमने क्या है, तो मान लेते हैं कि पेट में लेकिन पेट नहीं होता है ना। हाँ, तो मैंने बोला कि ग्लो क्यों कर रहा है, तो इसके पेट में एक केमिकल रिएक्शन होती है, पेट नहीं है वो, ठीक है, बट मैं अभी इसको पेट मान रही हूँ। तो इसके पेट में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो तुम सीधे से लिख दो केमिकल रिएक्शन होती है, ये मत लिखो कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो बोलेंगे कि फायरफ्लाइज का जो एब्डोमेन होता है, जो पेट वाला रीजन है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। समझे? अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ रात को ही होती केमिकल रिएक्शन, ये दिन में नहीं होती क्या? दिन में भी होती है, उसके पेट में रिएक्शन हमेशा होती है। तो तुम कहोगे दिन में तो मेरे को जुगनू वो चमकते हुए दिखता नहीं है, क्योंकि लाइट है ना आसपास। जुगनू को कभी हाथ में पकड़ लेना दिन के समय और ऐसे देखना, वो चमकेगा तब भी। तो हम बोलेंगे फायरफ्लाइज के एब्डोमेन में केमिकल रिएक्शन होती है, वही केमिकल रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए फायरफ्लाइज क्या कहते हैं, ग्लो करती है रात के समय। तो क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कितना सिर्फ इतना सा आंसर लिखेंगे कि फायरफ्लाइज के अंदर, फायरफ्लाइज के एब्डोमेन में केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में लाइट प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से रात को ग्लो करता है। अदरवाइज होता क्या, हम बोलते हैं कि एब्डोमेन में, फायरफ्लाइज के एब्डोमेन में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ल्यूसीफेरिन है, ल्यूसीफेरिन है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और साथ में एक और केमिकल लगता है जिसको हम ल्यूसीफिरेज कहते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भैया लाइट प्रोड्यूस होती है, और वही लाइट प्रोड्यूस करके वो ग्लो करता है, ठीक है कि नहीं? तो मुझे पता है तुम तो ये तो लिखने वाले हो नहीं, ये तो याद करोगे नहीं, सिंपल सिंपल तुमको दिख रहा है वही याद करोगे, तो वही लिख रहे। हाँ भैया, सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं वो, grapes hanging on the plant do not ferment but after being plucked from the plant can be fermented। तो एक नया शब्द आ गया, ferment। अभी हमने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, तो लाइफ प्रोसेस में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं ना, तो बाद में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर एक टॉपिक आएगा फर्मेंटेशन, ठीक है, तो वहां से थोड़ा बहुत ही रिलेटेड है, देख लेते क्या बोला है। जो ग्रेप्स प्लांट के साथ चिपके हुए हैं अभी, उनका फर्मेंटेशन नहीं होता। फर्मेंटेशन क्या होता है समझा दूं, लेकिन जब तुम उसको निकाल लेते हो, ग्रेप्स को तोड़ लेते हो प्लांट की बॉडी से, तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेशन शो करते हैं? क्या ये केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है? सिंपल सी बात है, पहले फर्मेंटेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या मतलब हुआ इसका? एन का मतलब होता है नॉर्थ, एरोबिक का मतलब होता है एयर, और एयर के अंदर भी मेनली क्या बात करें हम, ऑक्सीजन। अगर तुमने रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन तुम्हें याद है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, हमारे खून में मिक्स होता है, वही ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी सेल के अंदर जाता है, और उसके बाद वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ देता है। लेकिन किसी की बॉडी में ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन वाली प्रोसेस नहीं हो रही है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर रिएक्शन नहीं कर रहे, तोड़ नहीं रहे खाने को, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझे कि नहीं? यानी कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा होगा, फिर मेरी बॉडी के अंदर हो रहा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कभी कभी जब तुम बहुत ज्यादा तेज भागते हो, जैसे आज तुमने एक्सरसाइज नहीं करी और मैंने तुमसे बोला कि अप एंड डाउन करके दिखाओ मुझे, तो हाथ पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा बाद में। क्यों होगा? क्योंकि हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ऐसा चीज करा। नहीं समझ में आया तो सोचो, सुनो बस, मेरी बात सुनो बस। मैंने बोला कि हमारी एक टॉपिक आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मतलब जब तुम ग्लूकोज को तोड़ना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बट उसके बाद भी तुमको ग्लूकोज को तोड़ना है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें से एक एग्जांपल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, फर्मेंटेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल क्या है? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन स्पेशली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट, जो कि हमारे पास कौन होता है? फंगस होता है कि नहीं होता? तो एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यीस्ट, जो कि होता है फंगस, वो फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है ये? जो हमारे पास शुगर होते हैं, शुगर, उस शुगर को ये खाने लगता है, तोड़ने लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एक शब्द आएगा इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है। तो ये वो अल्कोहल, अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं शुगर से बनाऊंगा,
ठीक है, और कौन से शुगर से? जो ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है शुगर। मैंने क्या बोला कि ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स, उसने क्या बोला है कि अगर तुम ग्रेप्स को तोड़ते नहीं हो प्लांट की बॉडी से, तब तक उसका फर्मेंटेशन नहीं होता। क्योंकि प्लांट, अरे जैसे मेरी बॉडी का एक हार्ट कट के अलग हो गया, ठीक है, तो क्या वो हाथ सड़ने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद? होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने उसको जलाया नहीं, डिकम्पोज नहीं किया, उसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो हाथ सड़ने लग जाएगा ना एक टाइम के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी नहीं सड़ रही मेरी बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी मुझे प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। अभी भी तो माइक्रोब्स आसपास हैं, अभी भी तो बैक्टीरिया, यीस्ट आसपास है कि नहीं है? बट मेरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है भैया, उसने मुझे क्या करके रखा है? बचा के रखा हुआ है। तो जब तक प्लांट के अंदर ग्रेप्स अटैच थे, प्लांट की बॉडी से ग्रेप्स अटैच थे, तो प्लांट की जो इम्यूनिटी थी वो ग्रेप्स के पास भी जारी थी, इसीलिए ग्रेप्स भी क्या थे? उनका कोई फर्मेंटेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तुमने ग्रेप्स को तोड़ दिया, तो उनके अंदर जो प्लांट से मिली हुई इम्यूनिटी थी, उसकी वजह से कुछ दिन तो जिंदा रह गए, कुछ दिन तो सर्वाइव कर गए, लेकिन उसके बाद उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, स्पेशली कौन? यीस्ट, अब वो हावी हो गया उसके ऊपर, और उसको क्या करने लग गया? सड़ा सड़ा के उसने क्या करा? इथेनॉल बना दिया, यानी कि उसका फर्मेंटेशन कर दिया। तो इसने क्या बोला था कि ग्रेप्स अगर प्लांट में हैंग होते तो उनका फर्मेंटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लांट की जो इम्यूनिटी है वो ग्रेप्स के पास भी होती है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी से वो जो ग्रेप्स है उसका फर्मेंटेशन होता नहीं, बचा रहता है। लेकिन जब तुम उसको प्लग कर लेते हो ग्रेप्स को, तो वो क्या होता है? फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि भैया स्पेशली जो यीस्ट लगा है, अगर फर्मेंटेशन वर्ड लगा रहा है तो उसने यीस्ट की बात करी है। तो अगर हम बोलेंगे, अगर हम प्लांट की बॉडी से उसको तोड़ लेते हैं, ग्रेप्स को तोड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे लो होने स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ी कि प्लांट की बॉडी से तोड़ा और वही सड़ने लग गया, ऐसा थोड़ी होता है, धीरे धीरे होगा ना। पहले उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म होगी, उसके बाद क्या होगा कि आसपास जो यीस्ट प्रेजेंट है, क्योंकि फर्मेंटेशन वर्ड लगा रखा है तो यीस्ट के लिए आएगा, कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पेशली यीस्ट, वो यीस्ट उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इथेनॉल में। इसका मतलब उसका फर्मेंटेशन वो कर देता है। इस वजह से उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है कुछ टाइम के बाद। आगे बोला है अंडर व्हाट कंडीशन डू दिस ग्रेप्स फर्मेंट। कौन सी कंडीशन में, या कौन सी कंडीशन? ये सारी जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? एनएरोबिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? कहीं ऑक्सीजन लिखा है? कहीं ऑक्सीजन लिखा है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? कौन सी कंडीशन के अंदर हुआ ये सारी चीजें? हम सीधे से लिखेंगे एनएरोबिक कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, एनारोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के। इज इट अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? कौन सा चेंज है भैया? केमिकल है, फिजिकल है? केमिकल, सड़े हुए चीज को वापस ग्रेप्स बना दोगे तुम? नहीं ना, तो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 54। अ शाइनिंग मेटल एम, एक मेटल है एम, क्या है ये? मेटल है और शाइन करता है। अगर जब इसको बर्न करते हो तो डेजलिंग फ्लेम देता है। भैया डेजलिंग फ्लेम किसके पास है? मैग्नीशियम। तो ये जो मेटल है वो किस चीज का है भैया? मैग्नीशियम का, पता चल गया मुझे। एंड चेंजेस टू पाउडर, व्हाइट पाउडर एन, जब इसको तुम जलाते हो, बर्न करते हो, यानी कि हीट दे रहे हो, या फिर मैं लिख दूं इसको कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये एक व्हाइट पाउडर एन बनाता है। तो बताओ तो व्हाइट पाउडर कौन सा है? MgO। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक बन गया मैग्नीशियम, एक बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस नहीं है वैसे ये। अच्छा, आइडेंटिफाई Mn और Mn एंड, तो M को आइडेंटिफाई कर लिया मैग्नीशियम, और N क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा क्या बोलता है? रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको तुम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। ये रहा भैया Mg, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ हो गया, और ये रहा, ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे क्या बोलता है? डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन जस्टिफाइड। क्या यहाँ पर M का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, ये पूछा है पहले। ठीक है, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब बोलता है जस्टिफाई करो। जस्टिफाई मतलब समझाओ उसको, बताओ कैसे। हाँ, तो कहेंगे यहाँ मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया और अपने आप को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्टिफाई भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या बोलता है? इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का क्या करवा रहे हो तुम? इलेक्ट्रोलिसिस। तो बताओ भाई, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनता है? वाटर का करवाते हो तो H2 प्लस O2 बन जाता है। बैलेंस कर लो जरा इसको। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, इधर एक ही है तो यहाँ 2 लगा दूंगी। हाइड्रोजन हो गए 4, तो उसके आगे 2 लगा दूंगी। अभी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो उसने जो मुझे हेडिंग दिखाई, मतलब उसने मुझे हेडिंग बताई कि पानी का जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो मैंने इक्वेशन पहले बना के रख दी। ठीक है, आगे क्या पूछता है उसमें? नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड और कैथोड। कैथोड और एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है? कैथोड पे H आ रहा है, तो H2 गैस कहां निकलती है?
कैथोड पे, तो हम लिखेंगे भैया कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है, H2 गैस। एनोड पे कौन सी गैस निकल जाएगी फिर अब, O2। समझे कि नहीं समझे? यहां पर केमिस्ट्री में कहीं पर भी H2 कहीं आएगा, हम जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी एक आएगा H2 गैस, ठीक है। तो ध्यान रखना कैथोड में H आ रहा है ना, तो जहां जहां H होगा वहां पे क्या होगा, H2 गैस निकलेगी। समझे या नहीं समझे? तो कैथोड पर हमेशा H2 गैस होगा, बस इतना समझना। यहाँ वाले चैप्टर में जो हम 11th 10th में पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स की बात करें। Why is it that volume of gas collected on one electrode is 2 times that on the other electrode? ऐसा क्यों है कि एक गैस का वॉल्यूम डबल है दूसरे वाली गैस से? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऐसा क्यों है? तो बोलेंगे भैया जो पानी है, पानी, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर मैं चेक करूं तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 1 मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1। अभी मैं इसको एटम और वो बोल रही हूं, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन अपना 2 वॉल्यूम लेकर बैठा हुआ है और ऑक्सीजन अपना 1 वॉल्यूम लेकर बैठा हुआ है जब वो H2O का मॉलिक्यूल बनाता है। तो समझे, H2O में हाइड्रोजन अपना 2 वॉल्यूम लेकर बैठा हुआ है और ऑक्सीजन अपना 1 वॉल्यूम लेकर बैठा है, तो इसकी जो इधर जो गैस बनेगी हाइड्रोजन की, वो डबल ही तो बनेगी ऑक्सीजन के। नहीं समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? वाटर के अंदर हाइड्रोजन अपना 2 वॉल्यूम लेकर बैठा है और ऑक्सीजन अपना 1 वॉल्यूम लेकर बैठा है, यानी कि हाइड्रोजन डबल बन रहा है ऑक्सीजन के। H2O, यहाँ पर H2O में पानी के अंदर हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है, ऑक्सीजन का अमाउंट 1 है, तो यानी कि 1, अगर मैं बोलूं H2O के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना या हाइड्रोजन कितना ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो तुम क्या बोलोगे, वो तो डबल है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो गैस बनेगी वो भी तो डबल बनेगी। नहीं समझेगी? समझे? आ रहा है कुछ या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तुमने वाटर लिखा है ना, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, कितने हाइड्रोजन मिलाकर कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तुमने बोला 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो मैंने बोला कितना वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, तुमने बोला डबल है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो कंबाइन हो रहा है तुमने बोला 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 1। तो हम बोलेंगे कि पानी के अंदर हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसीलिए कैथोड पर जो गैस बन रही है, जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, वो डबल हो रही है ऑक्सीजन के। नहीं समझे कि समझे? इसके नीचे वाले नंबर को मत देखो, ये भी तो H2 है, वो भी तो O2 है, यहाँ पे भी तो H और यहाँ पे भी तो O है, तो नीचे वाले तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 2 2 है, बैलेंस ही है एक तरीके से, तो नीचे वाले को काउंट नहीं कर रहे, बस आगे वाले नंबर को देखो। जैसे मैं इससे बोलूं, मैं इसमें से बोलूं, बताओ भाई H2 और O2 का रेशियो कितना है, तुम बोलोगे H2 2 है, ऑक्सीजन 1, O2 1 है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो यहाँ पर 2 को मत देखो नीचे की भाई, उसमें 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। चलो मान लेते हैं तुमने ऐसे कर दिया ऊपर वाले को, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए भैया, 4 हुए कि नहीं हुए? टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए इधर, हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 4। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 2। इसको कट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2:1 नहीं आ रहा क्या? फिर से आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से कंबाइन है, 2:1 के फॉर्म में कंबाइन, मतलब कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर जो गैस निकल रही है एक इलेक्ट्रोड पे डबल निकल रही है, क्योंकि वो कंबाइन भी तो डबल हो रहा है, और एक गैस उसके कंपैरिजन में आधी निकल रही है। अगर ये 2 है तो 1 निकल रही है ना, क्यों? क्योंकि वो कंबाइन भी तो आधा हो रहा है आगे वाले के रिस्पेक्ट में। अगर ये 2 यूनिट इसकी कंबाइन हो रही है, उसका सिर्फ 1 यूनिट कंबाइन हो रहा है। अगर ये 2 लीटर कंबाइन हो रहा है तो उसका 1 ही लीटर कंबाइन हो रहा है। मोल्स पड़े थे थोड़ा बहुत या नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ 1 ही रिएक्ट कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस ये बोलेंगे भैया H2O के अंदर, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, 2:1 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन अगर 2 वॉल्यूम अपना दे रहा है तो ऑक्सीजन अपना 1 वॉल्यूम देगा। हाइड्रोजन के अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के 1 मोल रिएक्ट करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे एक गैस डबल दिख रही है, एक गैस कम दिख रही है ना, तो मैंने देखा कौन सी गैस है भैया डबल वाली, H2, तो मैंने उसका सिर्फ H लिया ताकि इसके साथ में कंपेयर कर सकूं। यहाँ पे क्या है O2, तो मैंने उसका O लिया ताकि कंपेयर कर सकूं। तो मैंने बोला बताओ ना कितने H है यहाँ पे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन के क्या एटम, तो तुमने बोला 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम हो गए, 2, तो यहाँ पे लिखा 2। अब हमेशा हम जब भी कट करते हैं, अब देखो दोनों एक ही टेबल में आ रहे थे ना, तो इसको मैंने सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे मिला 2:1, जो कि बराबर ही तो है ऊपर वाले से।
तो मुझे ये समझ में आया कि यहां पर एक गैस डबल क्यों बन रही है, क्योंकि पानी के अंदर उसका अमाउंट डबल है। ठीक है या नहीं? ठीक है, इसका आंसर ये लिखना था। आगे क्या क्या लिखा है? व्हाट हैपेंस इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। क्या होगा अगर हम डाइल्यूट H2SO4 को पानी में नहीं मिलाते हैं तो क्या होगा? पहली चीज तो हम पानी में क्यों मिला रहे हैं डाइल्यूट H2SO4? क्या हमने पढ़ा है कि प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, हाँ या ना? अगर तुम प्योर वाटर को तोड़ना चाहोगे, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो अपने आप को तोड़ने नहीं देगा वो। अगर उसमें हम हल्का सा डाइल्यूट एसिड मिला देते हैं, कोई सा भी एसिड मिलाओ, इसने H2SO4 बोला, कोई सा भी एसिड मिला दो, तो अगर हल्का सा थोड़ी सी ड्रॉप में एसिड मिला देते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है। अब वो कंडक्टिंग हो रहा है, कौन हो रहा है कंडक्टिंग? वाटर। हम थोड़ा सा अमाउंट में एसिड इसलिए मिलाते हैं ताकि हम पानी की कंडक्टिविटी को बढ़ा सके, बस। प्योर वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं? एसिड मिला देते हैं। क्वेश्चन 56 का पहला क्या बोलता है? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जहां पे तुम्हारे दोनों एलिमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि ए और बी की रिएक्शन हो रही है सी और डी के साथ, तो हम बोलेंगे जहां पर एटम्स जो होते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। कि जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के जो आगे आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि क्या? ए और डी का बॉन्ड बन गया और सी और बी का बॉन्ड बन गया। यही तो हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये एक अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। ये तो पढ़ा हुआ है ना चीज, ठीक है। आगे क्या बोलता है? राइट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल बताओ तो डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। तो अब ये आगे का जो पोटेशियम है NO3 के साथ बॉन्ड बना देगा तो KNO3 हो गया, और साथ में क्या बनेगा? ये आयोडीन और Pb का बॉन्ड बन जाएगा तो PbI2 बन जाएगा। ये तो बैलेंस, ये मुझे पता है ना, ये मैंने बता दिया ना बहुत बार कैसे बनता है PbI2 वगैरह सब कुछ, ठीक है। बस अब इसको बैलेंस कर लो, कितना है? एक, ये 2 है, इसके आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा। और ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन भी है, ये तुम्हारा प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन भी है, क्योंकि PbI2 व्हाइट येलो कलर का सॉलिड बनता है, नहीं बनता प्रेसिपिटेट, है ना। तो अब बहुत बारी एग्जांपल आ चुका है, याद हो जाना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। क्या होता है भैया? अगर तुम एक बीकर के अंदर, एक छोटे सा टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर तुमने क्या लिया है? क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO। तो इसको अगर तुमने मिला दिया है और इसमें पानी भी ऐड है भैया, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, पानी भी ऐड होगा, तो हमको पता नहीं है कि क्या होता है। क्या CaO पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वेरी गुड, CaOH होल ट्वाइस, और साथ में क्या बना देता है? हीट। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि सारी चीजें, एक कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस है ना। अच्छा, अब पूछा क्या है इसके अंदर? बोला है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। पहले तो बताओ कौन सी रिएक्शन है, और उसके बाद बताओ कि इसकी डेफिनेशन। पहली रिएक्शन तुमने क्या बोली है? कॉम्बिनेशन। क्या इसमें हीट नहीं निकल रही है? तो क्या हम ये नहीं लिखेंगे कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन है? हाँ है ना, समझे? तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के साथ साथ कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक, और दोनों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टिंग के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक का क्या होता है? कि जहां पर हीट रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों को लिखोगे, दोनों को डिफाइन करोगे, ठीक है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो लिखा तो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका केमिकल नेम लिखो। क्या नाम है इसका? स्लेट लाइम तो उसका केमिकल नेम नहीं हो गया, कॉमन नेम हो गया, प्यार से बोलते हैं। केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम हो गया। लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। तो आंसर क्या लिखेंगे? तो एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यहां दिख रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है। दूसरा सोल्यूशन कैसा हो गया? मिल्की हो गया। तो 2 चीजें जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो ये चीज है, ठीक है। यहां पर हमारा पूरा ये शीट 110 क्वेश्चन जो है तुमने समाप्त किए।